गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 6 का द अर्थ अवर हैबिटेट यानी कि ज्योग्राफी का पृथ्वी हमारा आवास बुक का चैप्टर नंबर 4 यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला, भूमंडल किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज कॉल्ड जियोस्फीयर। जियोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अ जियोस्फीयर यानी कि जिस पृथ्वी के पार्ट पे हम रहते हैं यानी कि जो सॉलिड पार्ट है जिसके अंदर हम रहते हैं, जो जमीन है नीचे, उसको हम बोलते हैं जियोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ एंड द क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल इन विच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो इसमें क्या होता है, जो रॉक की बनी होती है और अर्थ की क्रस्ट होती है वो एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है यानी कि मिट्टी की पतली परतें जुड़ी हुई होती है उसके अंदर। जैसे हम जब भी मिट्टी को खोदते हैं, जब भी हम नीचे खोदते हैं तो हम देखते हैं वहां पे मिट्टी निकलती है और उसके नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इन विच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे जो जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है यानी कि जिंदा कीड़े वगैरह है उन सबके लिए न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है हमारा व्हाट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखो हम देखते हैं जब भी आसमान पे देखते हैं तो हम वहां पर जो गैसेस मौजूद होती है उसको ही अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो गैसेस होती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कौन कौन सी गैसेस है हमारे? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। देखो हाइड्रो मतलब होता है जल, तो जल मंडल किसे कहते हैं? इनके हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? तो देखो जितनी भी वाटर बॉडीज हो गया, जैसे महासागर हो गया, नदी हो गई, इन सबको हम क्या बोलते हैं? जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि वाटर इज फाउंड ऑन अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर सच एज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो यहाँ तक हमारे 3 फॉर्मेट में रहता ही है, एक तो आइस बर्फ के फॉर्मेट में, एक वाटर के फॉर्मेट में, एक वाटर वेपर के फॉर्मेट में, जलवाष्प के फॉर्मेट में। देखो नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। देखो बायोस्फीयर क्या होता है? तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी द बायोस्फीयर इज कंपोजिट रीजन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मीट टुगेदर। यानी कि जैसे हम रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें पानी भी मिलता है, हवा भी मिलती है और जगह भी मिलती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटू विच 2 पार्ट्स इज द अर्थ सरफेस डिवाइडेड। मतलब अर्थ की सरफेस को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो देखो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीप, दूसरा है महासागर। यानी कि फर्स्ट है कॉन्टिनेंट और सेकंड है ओशियन बेसिन। कॉन्टिनेंट मतलब जिस पर हम रहते हैं यानी कि सॉलिड पार्ट, और जबकि महासागर के अंदर वाटर बॉडीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। तो सबसे ऊंची पीक यानी कि ऐसा माउंटेन जिसके सबसे ऊंची यानी कि समुद्र से कितना ऊंचाई पर है, वो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखो माउंट एवरेस्ट है, और ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। देखो माउंट एवरेस्ट विच इज इन नेपाल एंड इज एट 8,848 मीटर्स हाई अबव सी लेवल्स। तो ये इतना ऊंचा है। देखो अब है, देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल रहा है अपने साथ में। तो ये इसको अगर आप ढंग से कर लोगे तो बहुत सारे जीके के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो देखो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी चढ़े थे और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा पर चढ़े थे। तो देखना कब चढ़े थे ये? 29 मई 1953 को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा ऑफ इंडिया वर द फर्स्ट पीपल टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑन अर्थ ऑन मई 29, 1953 में। तो 1953 में सबसे पहले चढ़े थे ये 2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the first woman in the world who climbed Mount Everest? अब देखो अभी तक तो नॉर्मल लोग जो गए थे, अब पहली महिला कौन गई थी विश्व की यानी कि वर्ल्ड की? तो देखो यहाँ पे जापान की थी, वो जापान की जुंको तोबाई थी। तो जुंको तोबाई ऑफ जापान वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड ऑफ टू सेट फुट ऑन माउंट एवरेस्ट ऑन मई 16, 1975। तो जो सबसे पहली वर्ल्ड में जो सबसे पहले महिला गई थी यानी कि लेडीज गई थी, वो गई थी 16 मई 1975 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। तो जो पहली इंडिया की वुमेन
इंडियन गई थी वो कौन गई थी और कब गई थी? तो देखो बछेंद्री पाल थी वो, और वो 23 मई 1984 को गई थी। तो देखो यहाँ पे बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984। देखो विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे गहरा गर्त। गर्त क्या होता है? देखो जैसे हम जानते हैं समुद्र तो सबको दिखता है, ऊपर ऊपर का लेवल सबको दिखता है, लेकिन हमें नहीं पता उसके नीचे कितना गहरा है। तो देखो सबसे गहरा पार्ट जो है ना, वो सबसे गहरा पार्ट हमारा प्रशांत महासागर के अंदर है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, यानी कि द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज द मेरियाना ट्रेंच ऑफ द पैसिफिक ओशन, और वो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इट्स डेप्थ इज 11,022 मीटर्स। तो देखो हमारा जो सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि समुद्र के लेवल से जो सबसे ऊंचा पीक है वो तो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा पार्ट जो है वो प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त का है। तो देखो कितना ज्यादा गहरा होगा ये, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा। तो सोचो कितना ज्यादा हम समुद्र से नीचे हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कौन कौन से महाद्वीप है, तो उसके नाम क्या है, यानी कि व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ एंड व्हाट आर देयर नेम्स। देखो क्या होता है, जो हम जहाँ रहते हैं, यानी कि जो ठोस जगह होती है जहाँ पत्थर वगैरह होते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो हमारे कितने महाद्वीप है? हमारे जो है अर्थ में वो 7 महाद्वीप है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देखो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा जो है वो है एशिया कॉन्टिनेंट। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है मेरी सीरीज देखना, आपको जो भी इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये सबसे खास बात है मेरी सीरीज की कि इसके अंदर आपको मिड के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब जो पीछे के क्वेश्चन नहीं, मिड के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच कॉन्टिनेंट, यानी कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कि ओनली कर्क रेखा की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि ओनली टॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये निकलती है एशिया कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन सेपरेट यूरोप एंड एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया जो दो कॉन्टिनेंट है उसको क्या अलग करता है, कौन सा पर्वत अलग करता है, यानी कि कौन सा माउंटेन अलग करता है। तो देखो द यूरल माउंटेन्स लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया सेपरेटेड यूरोप एंड एशिया, यानी कि दो कॉन्टिनेंट को अलग करने का काम कौन करता है? यूरल माउंटेन्स करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू विच कॉन्टिनेंट, यानी कि आर्कटिक व्रत होता है। आर्कटिक हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, आर्कटिक व्रत कहाँ पर होता है? तो ये हमारे नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और ये कहाँ से गुजरता है? ये यूरोप महाद्वीप से, यानी कि कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप से। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका महाद्वीप, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट जो आ रहा है, यानी कि पृथ्वी की तीनों रेखाएं जो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं वो है कर्क रेखा, विषुवत व्रत, यानी कि कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और विषुवत व्रत मतलब 0 डिग्री, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री। ठीक है, एक है नॉर्थ में, एक है साउथ में। कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है? तो देखो यहाँ पे थ्रू विच कॉन्टिनेंट डू द 3 lines of the earth, the tropic of cancer, the equator and the tropic of capricorn passes। कहाँ से गुजरती है? सिर्फ एक ही महाद्वीप, एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा जिससे तीनों लाइन होकर गुजरती है, वो है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा लोकेटेड, यानी कि विश्व का सबसे गर्म जो रेगिस्तान है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान वो कहाँ पर है विश्व का, यानी कि वर्ल्ड का? तो वो भी हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, सबसे बड़ा सहारा। ठीक है, सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है और कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो देखो इन विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट लॉन्गर रिवर द नील रिवर लोकेटेड। तो ये भी हमारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी कि कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो वो है हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे मैंने दे रखे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो मैंने इसका डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिए आप अच्छे से, आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद
पनामा स्थल संधि किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड द पनामा ट्रीटी। देखो ट्रीटी क्या होता है, अब हम यहाँ देखते हैं। ट्रीटी वो होता है जो मतलब एक पतला सा रास्ता होता है जिसके थ्रू दो कॉन्टिनेंट जुड़े होते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय अ स्ट्रेट रूट नोन एज द पनामा ट्रीटी, यानी कि छोटे से पतले से रूट से जुड़ा हुआ होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पनामा ट्रीटी बोलते हैं। अब हिंदी में अगर हम देखेंगे तो स्थल आता है, यानी पतले से स्थल, यानी कि पतला से लाइन से जुड़े हुए हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स, तो उसको हम स्थल संधि बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इस ट्रीटी बोलते हैं, इसको पनामा ट्रीटी बोलते हैं। ठीक है, तो पनामा ट्रीटी कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में इतना पतला पार्ट है, तो ये ट्रीटी है, इसका नाम है पनामा ट्रीटी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, यानी कि इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, यानी रेंज माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं। देखो माउंटेन तो होता है एक दो माउंटेन या एक माउंटेन हो गया, माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं जिसमें लगातार बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं। जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, द एंडीज माउंटेन रेंज, उसका नाम क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज है, और वो कहाँ स्थित है, तो देखो वो कहाँ है, तो द एंडीज माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो ये हमारे साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यानी साउथ अमेरिका के अंदर है ये। ठीक है, सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला यानी कि एंडीज माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन रिवर, यानी कि सबसे बड़ी नदी। अब हमने सबसे लंबी नदी देखा है तो अफ्रीका के अंदर, अब सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी और लंबी में डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो अमेजन, नाम तो है अमेजन रिवर, और वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो वो है हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यानी कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, मतलब विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट एंड व्हाई, तो आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय ओशियंस ऑन ऑल साइड, यानी कि पूरी तरीके से ये किससे घिरा हुआ है, पानी से। तो जो भी चीज पानी से घिरी हुई होती है तो हम उसको मोस्टली क्या बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है, या फिर उसको बोला जाता है हमें कि उसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो देखो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इट इज लोकेटेड एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी तरीके से हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब साउथ वाले अर्थ के पार्ट में, इक्वेटर से नीचे। ठीक है, महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है, यानी कि हम जानते हैं कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बट ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी परमानेंट ह्यूमन निवास नहीं करता, यानी कि परमानेंट ह्यूमन नहीं रहता है। तो देखो वो कौन सा है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथ पोल इज लोकेटेड ऑन दिस कॉन्टिनेंट। तो देखो ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरीके से साउथ पोल पे है, और हम जानते हैं पोल्स के अंदर बहुत बर्फ की मोटी मोटी परतें होती हैं, तो वहां पर इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं रह सकता। तो देखो देयर आर थिक लेयर्स ऑफ आइस हियर, देयरफॉर नो परमानेंट ह्यूमन रिसाइड्स हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज नेम्स आर मातृ एंड भारती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो मैंने चैप्टर लेके आई हूँ ये वाला, तो ये इस वाले में इतने सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट कि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा इनमें से एक क्वेश्चन नहीं आया हुआ होगा। देखो मातृ एंड भारती किसके नाम है, तो हुज नेम्स आर मातृ एंड भारती। देखो मातृ एंड भारती आर द नेम्स ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट विच आर लोकेटेड इन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। देखो हम जानते हैं अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो हमने देखा वो पूरी तरीके से साउथ पोल में है, अभी से पहले वाला क्वेश्चन में देखा हमने। तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ रिसर्च करने के लिए ही वहां पे कुछ लोग जाते हैं। तो मातृ और भारती जो है वो इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वो इसी बेसिस पे हमारे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, यानी कि अर्थ को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पीला ग्रह, लाल ग्रह क्यों नहीं कहा जाता। तो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जो अर्थ है वो 70% जल से बनी हुई है, यानी कि वाटर से बनी हुई है, और 29% उसके अंदर लैंड है। ठीक है, तो पानी का पार्ट 71% है, कितना ज्यादा है। तो इसी वजह से इसको हम अंतरिक्ष देखते हैं तो ब्लू कलर की लीक दिखाई देती है, इसी वजह से इसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, हेंस द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do humans feel water
scarcity despite living on a blue planet। तो देखो नीले ग्रह में रहने के बाद भी जो पानी इंसान है वो पानी की कमी क्यों महसूस करता है, क्योंकि आज हम सब पानी की कमी से जूझ रहे होते हैं, पर हमारे पास तो बहुत सारा पानी है, ग्रह ही नीला है, बट क्यों ऐसा है? तो देखो इसके पीछे का रीजन है 97% ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज फाउंड इन द ओशंस। तो 97% तो ओशन में होता है जो कि खारा होता है, हम यूज में ही नहीं ले सकते। इट इज सो सॉल्टी दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड। अ लार्ज पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो पार्ट है पानी का वो हमारा आइस के फॉर्मेट में यानी कि बर्फ रूफ के रूप में जमा होता है, ग्लेशियर के फॉर्मेट में जमा होता है, या फिर कुछ अंडरग्राउंड पानी के अंदर होता है जिससे हम हेडपंप वगैरह से यूज में लेते हैं। ठीक है, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर, यानी कि हमारा कुछ ऐसा पानी है जो अलवण के रूप में यानी कि बिना सॉल्टी वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई वी फील द शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन आफ्टर लिविंग ऑन द ब्लू प्लेनेट। तो यही हमारा रीजन है कि बहुत कम पानी हमारे पास उपलब्ध है। नेक्स्ट है जल संधि किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट। अब देखो अभी हमने जल संधि पढ़ी थी जिसमें क्या होता था, दो कॉन्टिनेंट जुड़े थे एक पतले से रास्ते से। अब जल संधि क्या है, पानी के रास्ते से दो चीजें जुड़ी होना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ना, वहां कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से जोड़ा जाता था, वो स्थल संधि थी। यहाँ जल संधि है, यहाँ दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। तो देखो इट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर सच एज सीज एंड ओशियंस। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्र और महासागर जो है उनको एक पानी वाले रास्ते से पतले से रास्ते से जोड़ा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, हिंदी में जल संधि बोलते हैं। देखो भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में पतला सा वो डॉटेड दिखाई देता है, वो एक स्ट्रेट है। यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेट सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो उसका नाम क्या है, पाक जल संधि यानी कि पाक स्ट्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय जल की कौन कौन सी गतियां हैं, यानी कि जो महासागर होता है यानी कि जो हमारा ओशन वाटर होता है उसकी कौन कौन से मूवमेंट्स होती है। तो हम सब गोवा गए होंगे या हम सब महाराष्ट्र मुंबई गए होंगे तो हमने महासागर देखा है वहां पर, यानी कि ओशन देखा है, तो उसकी कौन कौन सी गतियां होती है। तो वहां पर 3 गतियां होती है, यानी कि 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक तो होता है तरंगे यानी कि वेव्स, सेकंड होता है ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स, और थर्ड होता है ओशन करंट। तो ये 3 तरीके की मूवमेंट होती है हमारे ओशन वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओशियंस आर देयर। अब हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ओशियंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे 5 टाइप के ओशियंस हैं। पहला है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, दक्षिणी महासागर यानी कि साउथर्न ओशियन। ठीक है, और उसके बाद है आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये तो 5 तरीके के हमारे ओशियंस हैं। देखो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यानी कि विच इज द लार्जेस्ट ओशियन। तो देखो हमने सबसे बड़े कॉन्टिनेंट देखे तो हम सबसे बड़े ओशियन भी देखेंगे। तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन। तो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले कि मेरियाना गर्त जो है वो कौन से महासागर में है, तो वो पैसिफिक ओशियन में है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर है, मैंने ओशियंस आपको दिखाए हुए हैं। ये हमारा इसके अंदर आपको इंडियन ओशन इंडिया के नीचे मिल जाएगा, आपको एशिया महाद्वीप के नीचे इंडियन ओशन हो जाएगा, ये ट्राइंगल शेप में है। इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो जाएगा, फिर साउथ अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ये इसके बीच में आ रहा है। फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, इधर हमारा पैसिफिक ओशन आ रहा है, बहुत बड़े एरिया में कवर अप हो रहा है। और ऊपर है हमारा आर्कटिक ओशन यानी कि नॉर्थ पोल के पास। देखो ये सारे कॉन्टिनेंट भी है और इसके अंदर हमारे ओशंस भी हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का महासागर कौन सा है, विच ओशन इज शेप्ड लाइक द इंग्लिश लेटर एस। देखो यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में और यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक एस आकार का ओशन हमारा है जो कि हमारा अटलांटिक ओशियन। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में है। तो यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, यानी कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन सा है और क्यों है, यानी कि विच ओशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाई। यानी कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखो व्यापार के हिसाब से यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अटलांटिक। जो इस आकार का अभी अपन ने देखा वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी जो तट रेखा है इनके दंतुरित है, जो कि क्या है अनियमित है, ताकि वो जो पत्तन वगैरह है जो पोताशय है उनके लिए एक अच्छी स्थिति है। कहने
का मतलब है जो पोर्ट्स वगैरह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इज द अटलांटिक ओशन बिकॉज इट्स कोस्ट लाइन इज वेरी इंडेंटेड, मतलब एक जैसी नहीं है, अलग अलग है. इट्स इरेगुलर एंड आइडेंटेड कोस्ट लाइन इज एन आइडियल कंडीशन फॉर नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स. मतलब ये एक पोर्ट जो है, मतलब जो नाव चलाने वाले या जो व्यापार करते हैं उनके लिए बेस्ट कंडीशन है. हेंस इट इज द ब्यूसीएस्ट ओशियन फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसलिए ये सबसे ज्यादा बिजी ओशियन है एक तरीके से. तो ये कहाँ पर स्थित है, देखो हमारा ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में और यूरोप अफ्रीका के बीच में जो इस तरह का है ये है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है बिजनेस के पर्पज से. नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है. तो विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. तो देखो हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन ओशन है, सिंपल. तो द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया. दिस ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी महासागर को कौन से महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है. तो देखो दक्षिणी महाद्वीप यानी कि साउथर्न ओशन होता है, कौन से कॉन्टिनेंट को घेरता है. तो हम जानते हैं साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है. तो वेयर इज द आर्कटिक ओशन लोकेटेड. तो हम जानते हैं आर्कटिक ओशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर में हमारा नॉर्थ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल पे लोकेटेड है. द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पोल सर्कल. ठीक है. नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर में स्थित जल संधि का नाम बताओ. तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. नेम द स्ट्रेट सिचुएटेड बिटवीन द आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. तो देखो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो जल संधि है यानी कि जो स्ट्रेट उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. इसके बाद है वायुमंडल किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस व्हिच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. देखो हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बादल दिखते हैं, तो बादल क्या है, गैसेस ही है. तो गैसेस की जो लेयर होती है उसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. देखो वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है. तो टू व्हाट हाइट डज द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, यानी कि 1600 किलोमीटर. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है और वो कौन कौन सी है. देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू एंड व्हाट आर दे. तो देखो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 1600 किलोमीटर में फैला हुआ हमारा जो वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर है. तो इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं. अलग अलग लेयर्स क्या है, जैसे एक ऐसी लेयर जिसमें पक्षी घूमते हैं, एक लेयर जिसमें हेलीकॉप्टर जाता है या एरोप्लेन जाता है, एक लेयर जो होती है उसके अंदर हम कुछ और मतलब प्रयोग वगैरह करते हैं, है ना. तो ये हमारा अब इसमें अपना कवर हो जाएगा. देखो यहाँ पे तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है. वो अगर अपन अर्थ की सरफेस से देखें तो देखो शोभ मंडल यानी कि सबसे नीचे वाला होता है हमारा शोभ मंडल जो है 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक. इसमें क्या होता है कि हमारे बादल वगैरह होते हैं, है ना. इसके ऊपर क्या है, समताप मंडल. ठीक है. समताप मंडल में क्या होता है, एरोप्लेन वगैरह मूव करते हैं. ठीक है. शोभ मंडल में बादल होते हैं, पक्षी वगैरह घूमते हैं. समताप मंडल में एरोप्लेन मूव करता है. मध्य मंडल में क्या होता है, बीच वाला जो है 50 से 80 किलोमीटर, इसमें क्या होता है कि जो भी कोई अंतरिक्ष में कुछ भी घटना हो या कुछ भी हुआ तो कोई पत्थर आके वहीं खत्म हो जाता है मध्य मंडल में. इसके ऊपर होता है तापमंडल. तो इसमें स्पेस से रिलेटेड हम जो भी डालते हैं, उपग्रह वगैरह डालते हैं या जो भी सैटेलाइट वगैरह डालते हैं वो इसके अंदर से जाता है. तो 80 से 700 किलोमीटर तक है. उसके बाद वही वायुमंडल है, तो ये ऑलमोस्ट अंतरिक्ष के लेवल पे आ जाता है. ठीक है. स्पेस में आ जाता है. ठीक है. तो ये हमारी, और देखो यहाँ पे हमने ओजोन लाइन भी बता रखी है, कार्बन लाइन भी बता रखी है, तो हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा. ठीक है. तो ये हम देखते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं. शोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और मध्य मंडल को बोलते हैं मेयोस्फेयर, और आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फेयर, और बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर. तो ये इजीली आप लोगों के कवर हो जाएंगे. आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित है. तो विच गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो मोस्टली तो 2 ही टाइप की होती है जो ज्यादा मात्रा में होती है. एक तो होती है नाइट्रोजन जो कि 78% है, और ऑक्सीजन हमारी 21% है, और केवल 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर गैसेस होती है. नेक्स्ट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अन्य गैसों का क्या उपयोग है, यानी कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब यूज क्या है इसका, डाल तो दी कि भाई एटमॉस्फेयर में है, पर इसका काम क्या है. तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग. नाइट्रोजन जो है हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी हमें,
है ना, तो हम बोने ही रह जाएंगे। तो नाइट्रोजन हमारी लेंथ के लिए जरूरी है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व ऑफ द हीट एंड रिलीज्ड हीट द रिलीज्ड बाय द अर्थ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो अर्थ जो हीट रिलीज करती है, जो सन की जो हीट को लेती है उसको जब छोड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑब्जर्व कर लेती है। इसकी वजह से जो अर्थ है थोड़ी गर्म रह पाती है और लोगों में जीवन की उम्मीद है यहाँ से, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, पर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। विच कीप्स द अर्थ वार्म, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, व्हाई डू माउंटेनियर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो देखो, जब माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, मतलब पर्वतारोही होते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाने की जरूरत है। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाता है, और वैसे वैसे एयर की डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो हमारे अंदर जो है, तो वहां पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो मेकिंग लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग, और वहां पर कम ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इस वजह से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करके लेके जाने पड़ते हैं। देखो, व्हाट इज द विंड, विंड क्या होता है, पवन होती है। तो जो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि अगर एयर मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। देखो, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, बट कार्बन डाइऑक्साइड के अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो हमारे अर्थ को बहुत गर्म कर देगी, और जिससे हमारे क्या हो जाएगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, कभी भी बारिश आना, कभी भी गर्मी होना। तो ये चीज अभी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू राइज, विच इज कॉल्ड अ ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी टेम्परेचर गलत लिखने में आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है आप लोगों तक सबसे पहले आएगा। थैंक यू।